बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था उसने पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर किया और उसके बाद जो खबरें आईं वो ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली थी। 5 अगस्त को हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें आने लगी और इनमें से ज्यादातर के निशाने पर बांग्लादेश का हिंदू समुदाय था। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार के मुताबिक 5 अगस्त को भीड़ ने उन दुकानों और बिजनेस को टारगेट किया जिनके मालिक हिंदू थे। ये खबर सिर्फ एक शहर से नहीं बल्कि बांग्लादेश के 27 अलग अलग शहरों से आई। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल एक संस्था है जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के लिए काम करती है। उसके मुताबिक बांग्लादेश के 64 में से 45 जिले यानी कि देश के 70% जिलों में हिंदुओं को हिंसा और तोड़फोड़ का शिकार होना पड़ा। मंदिर, घर और व्यापार सब कुछ निशाने पर था। बांग्लादेश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा हुई है। बांग्लादेश और उसके पहले ईस्ट पाकिस्तान के इतिहास में ऐसे कई प्रसंग हैं और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम कई बार आया है और वो है जमात-ए-इस्लामी। क्या है जमात-ए-इस्लामी? बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के पास कितनी धार्मिक स्वतंत्रता है और क्यों ताज़ा प्रदर्शनों के बाद हिंदुओं पर हमले हुए? आज के एपिसोड में इन सभी बातों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। इस जटिल समस्या को कायदे से समझने के पहले इस देश की डेमोग्राफी को भी समझना जरूरी है। एक बुनियादी आंकड़ा उसका जान लीजिए। एक नजर डाल लेते हैं 1951 से लेकर के 2022 तक के आंकड़ों पर। 1951 का साल इसलिए क्योंकि इसी साल जनगणना हुई थी, तब बांग्लादेश का जन्म नहीं हुआ था। ये इलाका जो है जहां भी बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। साल 1951 में ईस्ट पाकिस्तान में 76% मुस्लिम थे और 22% हिंदू। 1951 से लेकर के 1974 तक हिंदू आबादी 10% कम हो गई और मुस्लिम आबादी 10% बढ़ गई। साल 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मुक्ति संग्राम छिड़ा। इसके ठीक पहले पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान ने एक ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था। इसमें बांग्लादेश की आज़ादी चाहने वाले मुसलमानों को तो टारगेट किया ही गया, लेकिन जहां जहां हिंदू बस्तियां मिली वहां वहां पाकिस्तानी फौज विशेष रूप से क्रूर रही। ऐसे में मुक्ति संग्राम के वक्त बहुत बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी भारत आ गए। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद हिंदू आबादी के प्रतिशत में गिरावट हुई जरूर, लेकिन ये पहले के मुकाबले कम थी। साल 2022 में हुए सेंसस के मुताबिक बांग्लादेश में 91% मुस्लिम है और 7.9% हिंदू। दूसरे अल्पसंख्यक जैसे कि बौद्ध और ईसाइयों की जनसंख्या भी है वो पिछले 75 सालों में उतनी ही रही हुई है जितनी थी। बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती संख्या के पीछे एक के बाद एक आई सरकारों की कुछ घोषित और अघोषित नीतियां उसकी जिम्मेदार रहीं, जैसे कि वेस्टेड प्रॉपर्टीज एक्ट, विचारधारा और कट्टरपंथी संगठनों की कारस्तानी। इन्हें भी विस्तार से बारी बारी समझते हैं। एक किताब है रिलीजियस रेडिकल्स एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया। इसे सतु लिमये, रॉबर्ट विरसिंग और मोहन मलिक ने एडिट किया है। इस किताब में एक चैप्टर है रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी, द केस ऑफ बांग्लादेश। इसे अमीना मोहसिन ने लिखा है। इसके मुताबिक वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट हिंदू माइग्रेशन के पीछे की बड़ी वजह थी। क्या है ये वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट? इसके तहत ईस्ट पाकिस्तान सरकार और बाद में बांग्लादेश सरकार किसी भी प्रॉपर्टी को टेम्परेरी या परमानेंट तौर पर कंट्रोल में ले सकती थी और माइनॉरिटीज ने इसका विरोध किया। माइनॉरिटीज खासतौर से हिंदुओं का ये मानना था कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान उनका होगा। किताब का दावा है कि इस कारण कई हिंदू परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस एक्ट के साथ ही साल 1951 में ईस्ट बंगाल की विधानसभा ने एक और कानून पास किया, ईस्ट बंगाल इवैक्यूइज एक्ट। इसके मुताबिक जो लोग पार्टीशन के वक्त ईस्ट पाकिस्तान छोड़ करके चले गए हैं उनकी संपत्ति को जब्त करने की ताकत सरकार को मिल गई। इस किताब के अनुसार कई ऐसे केस भी सामने आए जिसमें व्यक्ति देश छोड़ करके गया ही नहीं फिर भी उसकी संपत्ति जब्त हो गई। इस कहानी में एक अध्याय 1964 का भी है, जब ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। साल 1964 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था डिस्टर्ब्ड पर्सन्स रिहैबिलिटेशन ऑर्डिनेंस। इसको साल 1968 तक बार बार एक्सटेंड किया गया। इसके तहत माइनॉरिटीज के किसी भी व्यक्ति की अचल संपत्ति यानी कि घर या जमीन ट्रांसफर करने पर तब तक रोक लगा दी गई जब तक सरकार की अनुमति ना हो। इस कानून का मकसद ये बताया गया कि माइनॉरिटीज की संपत्ति हड़पी ना जाए, लेकिन चूंकि ज्यादातर लोग सरकार तक पहुंच रखते ही नहीं थे, इसने उनका जीना दूभर कर दिया। उनकी संपत्ति का कोई मोल नहीं रह गया क्योंकि वो उसे बेच ही नहीं सकते थे। इस कानून ने बांग्लादेश के एलीट हिंदू जैसे कि जमींदारों तक को बहुत परेशान किया। ऑर्डिनेंस 4 साल तक प्रभावी रहा जब तक वो हिंदू जिनके पास जमीनें थीं उनकी कमर नहीं टूट गई। दूसरा बिंदु है विचारधारा।
इसको समझने के लिए शुरुआत करनी होगी 1940 के दशक से। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की बात की। 1940 से 1947 तक देश के कई हिस्सों में दंगे हुए, ढाका, कोलकाता, नोआखाली, शिवपुर वगैरह में ज़्यादा। रिलीजियस रेडिकल्स एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया, जिस किताब का जिक्र किया, उसके मुताबिक आज़ादी के बाद पाकिस्तान सरकार का ये मानना था कि ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला भाषा का इस्तेमाल सही नहीं है। उनका कहना था कि इस भाषा के एक एक अल्फ़ाबेट में किसी देवी या देवता की मूर्ति है। एक इस्लामिक पाकिस्तान में नागरी लिपि नहीं चल सकती थी, इसलिए बांग्ला को अरबी लिपि में लिखना शुरू किया गया। इसके विरोध में ढाका के स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी और आगे फैसलों से वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान ने किस तरीके से बांग्ला अस्मिता को कुचलने की कोशिश की, उसके विरोध में फिर क्या हुआ और कैसे बांग्लादेश बना, उस कहानी से तो आप लोग भलीभांति परिचित हैं ही। अब आज़ाद बांग्लादेश पर आते हैं। 1972 में बांग्लादेश का संविधान बना। 4 पिलर्स की बात, 4 खंभों की बात उसमें हुई, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के पार्लियामेंट में कहा कि देश में हर धर्म के लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए आज़ाद हैं। इसके साथ ही संविधान में आर्टिकल 12 के तहत धर्म के राजनीतिक उपयोग और कट्टरपंथ पर भी बैन लगा दिया गया। यानी अत्याचार और हिंसा से परेशान बांग्लादेशी समाज ने खुद को मानसिक और वैचारिक रूप से आज़ाद किया। लेकिन कोई बात संविधान में लिख देना और लोगों का उसे स्वीकार कर लेना अलग अलग बातें हैं। पूर्वी पाकिस्तान में कक्षा 6 से 8 तक इस्लामियत का विषय अनिवार्य था। मुजीब आए तो उन्होंने एक कमीशन बैठा दिया जिसने कहा कि शिक्षा और धर्म को अलग अलग रखना बेहतर होगा। लेकिन जब इस फैसले पर लोगों की राय ली गई तब सिर्फ 21% लोगों ने सेक्युलर पढ़ाई का समर्थन किया और 75% लोगों का मानना था कि दीनी तालीम बच्चों की शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। यानी देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा सेक्युलरिज्म से खास लगाव नहीं रखता था। जनता बस पाकिस्तान के अत्याचार से परेशान थी। वैसे भी मुजीब ज़्यादा दिन बांग्लादेश को संभाल नहीं पाए। 15 अगस्त 1975 को उनकी परिवार सहित हत्या कर दी गई और बांग्लादेश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश घोषित कर दिया गया। इसके बाद तख्ता पलट का सिलसिला चला जो कुछ समय आकर के रुका मेजर जनरल जियाउर रहमान पर। जिस तरह जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान को धार्मिक कट्टरपंथ की ओर मोड़ा, वही काम जियाउर रहमान ने बांग्लादेश में किया। जनरल जियाउर रहमान ने धर्म, राष्ट्रवाद और बांग्ला अस्मिता का एक ब्लेंड, एक एमलगमेशन बनाया और उसमें उन्होंने मिलिट्री और जनता दोनों का साथ लिया, दोनों का साथ उन्हें मिला भी। संविधान से सेकुलरिज्म जैसे शब्द जो है हट गए और आर्टिकल 12 जिसके तहत कट्टरपंथ और धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल पर बैन था, उसे भी हटा दिया गया। हाल ये हुआ कि 1991 के चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी ने जी भर के धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें पीछे नहीं थी। इससे जो माहौल तैयार हुआ उसने पूरी तरह से माइनॉरिटीज को पॉलिटिकल लेवल पर अकेला कर दिया। जिस तरह वेस्टेड प्रॉपर्टीज एक्ट ने अल्पसंख्यकों को आर्थिक रूप से कमजोर किया, आर्थिक रूप से चोट की, उसी तरह बढ़ते कट्टरपंथ और संविधान में हुए बदलावों ने अल्पसंख्यकों की राजनीतिक ताकत को शून्य कर दिया। आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूरी ताकत खो चुके बांग्लादेशी अल्पसंख्यक अब खुले तौर पर अटैक के लिए तैयार थे और इसी के चलते हिंदुओं का विस्थापन बढ़ता चला गया। रिलीजियस रेडिकल्स एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया के मुताबिक साल 1964 से 1971 के बीच 17 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। 1971 से 1999 के बीच 36 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। इस विस्थापन के पीछे कुछ नॉन स्टेट फैक्टर भी थे जिनके लिए सही शब्द होगा धार्मिक कट्टरपंथी। ये कौन लोग हैं? बांग्लादेश में कई कट्टरपंथी संगठन हैं। इनमें से एक है जमात इस्लामी बांग्लादेश। ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी है। इसकी शुरुआत भारत के विभाजन से भी पहले हुई थी 1941 में जमात इस्लामी के तौर पर। जमात तब उसके नाम के साथ पाकिस्तान हुआ करता था। इसने बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था। वे पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। उसके नेताओं पर 1971 की जंग के दौरान हत्या, अपहरण और बलात्कार के आरोप लगे। कईयों को बाद में सजा भी मिली। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद जमात को बैन कर दिया गया। उसके अधिकतर नेता बांग्लादेश छोड़कर के पाकिस्तान भाग गए। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद जमात पर बैन जो लगा हुआ था वो हटा लिया गया। तब जमात इस्लामी बांग्लादेश की स्थापना हुई। 2013 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। चुनावों में हिंसा लेने पर पाबंदी लगा दी। इसी पार्टी की स्टूडेंट विंग है जमात शिबिर। स्वाभाविक है कि स्टूडेंट विंग को पार्टी का पूरा संरक्षण प्राप्त है। जमात शिबिर के समर्थकों पर लगातार हिंदू परिवारों और मंदिरों पर अटैक के इल्जाम लगते रहे हैं। जैसे साल 2013 में दिलवर हुसैन सैदी को फांसी की सजा सुनाई गई। इस पर 1971 की जंग के दौरान कत्लेआम में शामिल होने का इल्जाम था। दिलवर सैदी बांग्लादेश का एक बड़ा धार्मिक गुरु और राजनेता था। देश भर में प्रदर्शन हुए और जमात इस्लामी के समर्थकों ने बागर घाट में एक मंदिर को आग लगा दी।
कई इलाकों में हिंदू व्यापारियों की दुकानें तोड़ी गईं और उन्हें लूटा गया। इतनी हिंसा के बाद सैदी की फांसी की सजा को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 1992 में भारत में हुए बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद भी बांग्लादेश में माइनॉरिटीज, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़की। ऐसा नहीं कि ये कट्टरपंथी संगठन सिर्फ माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा करते हैं, बांग्लादेश का जो लिबरल मुस्लिम तबका है वो भी इनके निशाने पर रहता है। 1 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार ने जमात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 5 अगस्त को प्रोटेस्ट बढ़ने के बाद शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, फिर उन्हें बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा। उनके जाने के बाद आर्मी ने कमान अपने हाथों में ले ली, अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया। इस सरकार में जमात इस्लामी भी शामिल हो सकती है। ऐसे में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की चिंता एक बार फिर से जाहिर हो रही है। अल्पसंख्यक एक बार फिर से सशंकित हैं। आज के लिए इतना ही। इस एपिसोड की रिसर्च की हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक।